हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नाभिकीय विखंडन संलयन पढ़ा है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी, या इसको हिंदी में रेडियो सक्रियता भी कह सकते हैं। रेडियो का शब्द का यहाँ जो अर्थ है वो क्या है? स्वतः उत्सर्जन होना, यानी कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नाभिक होते हैं परमाणुओं के, जिनमें से स्वतः ही कुछ अज्ञात अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है। तो सन 1896 में वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने देखा, साइंटिस्ट का नाम है हेनरी बैक्यूरेल। तो साइंटिस्ट हेनरी बैक्यूरेल ने देखा कि यूरेनियम और उसके लवणों से, यूरेनियम जिसका विखंडन भी होता है, यूरेनियम एवं उसके लवण, यूरेनियम और उसके लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हैं। अदृश्य और अज्ञात किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं। स्वतः का मतलब अपने आप, कोई भौतिक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कोई ताप दाब में चेंजेस नहीं हो रहा, अपने आप बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी बाह्य परिवर्तन के इन यूरेनियम और उसके लवणों में से कुछ अदृश्य अज्ञात किरणें निकल रही हैं। तो इस स्वतः ही उत्सर्जन का जो गुण है, यानी यूरेनियम लवणों से अज्ञात किरणों का स्वतः उत्सर्जन का गुण, स्वतः मानी रेडियो है यहाँ पे, रेडियो का मतलब स्वतः है यहाँ पे। स्वतः उत्सर्जन का जो गुण है, उस गुण का नाम क्या रखा गया? रेडियो एक्टिवता। और रेडियो एक्टिवता क्या है? स्वतः उत्सर्जन का गुण। तो 1896 में वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने देखा कि यूरेनियम और उसके लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं, अपने आप उनमें से उत्सर्जन होता है। तो स्वतः उत्सर्जन का गुण क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिवता। और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव। ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाएंगे। तो वो तत्व, डेफिनेशन अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या है, तो अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं, वे तत्व जिनमें से स्वतः ही कुछ अदृश्य अज्ञात विकिरणों का उत्सर्जन होता है, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और उनका स्वतः उत्सर्जन का जो गुण है, वो गुण क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिवता कहलाता है। रेडियो सक्रियता भी कह सकते हैं, एक्टिव मानी सक्रिय होता है हिंदी में, तो रेडियो सक्रियता भी इसको कह सकते हैं। अब सबसे पहले यूरेनियम में इस गुण की खोज हुई, उसके बाद और भी कई तत्व, पोलोनियम, एक्टिनियम, इनमें भी रेडियो एक्टिवता का गुण खोजा गया धीरे धीरे। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पदार्थ था, वो हेनरी बैक्यूरेल के बाद में एक साइंटिस्ट थे, क्यूरी दंपति। क्यूरी दंपति, दंपति का मतलब पति पत्नी दोनों ही साइंटिस्ट थे, मैडम क्यूरी और मिस्टर पियरे क्यूरी। तो इन दोनों ने एक विशेष प्रकार का कोलतार लिया, जिसका नाम था पिथब्लेंड। ये क्या है? एक विशेष प्रकार का कोलतार। कोलतार जैसे डामर होता है ना, ऐसे ये विशेष प्रकार का क्या है? एक कोलतार, जो पेट्रोलियम उत्पादों में निकलता है कोलतार, वैसे एक विशेष प्रकार का कोलतार जिसका नाम था पिथब्लेंड। इस पिथब्लेंड में से बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलग अलग पदार्थों को अलग करते गए लगभग 30 टन पिथब्लेंड लिया गया।
इसमें से केवल 2 मिलीग्राम एक तत्व प्राप्त हुआ। कितना? केवल 2 मिलीग्राम। इन इतने सारे मटेरियल में से क्यूरी दंपति ने बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया करा के, एक दिन का काम नहीं है, कई महीने साल इसमें लगे होंगे। उन साल महीनों में अलग अलग रासायनिक क्रिया, अन्य तत्वों को अलग करते 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 और लास्ट में 2 मिलीग्राम एक ऐसा तत्व प्राप्त किया जिसमें रेडियो एक्टिवता का गुण इस यूरेनियम की अपेक्षा 10,000 गुना ज़्यादा था। यानी यूरेनियम जितना एक्टिव है स्वतः विकिरणों को उत्सर्जित करने में, जितना यूरेनियम एक्टिव है उससे 10,000 गुना ज़्यादा एक्टिवता का गुण था इस पदार्थ में। और इसलिए इस पदार्थ का नाम क्या रखा गया? रेडियम। तो रेडियम शब्द जो आया वो रेडियो एक्टिवता के वजह से ही है। तो 30 टन पिथ ब्लेंड जो विशेष प्रकार का कोलतार है, उसमें से विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अन्य तत्वों को अलग करते 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 और लास्ट में 2 मिलीग्राम एक ऐसा तत्व प्राप्त किया जो यूरेनियम की तुलना में 10,000 गुना ज़्यादा एक्टिव था। यानी जितनी एक्टिवता यूरेनियम की होती है, जितनी वो स्वतः विकिरणों को उत्सर्जित करने के लिए एक्टिव होता है, उससे 10,000 गुना ज़्यादा एक्टिव था। और उस तत्व का नाम क्या रखा गया? रेडियम। रेडियम को जानते हो अच्छी तरह, तुम देखा हो कहीं जगह, रात में रोड लाइट्स, वो जो खंबे वगैरह होते हैं किसी दिशा निर्देश के लिए, ये इतना किलोमीटर उन पर लिखा रहता है रेडियम से, ताकि रात के अंधेरे में भी वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। रोड पे भी होता है, नीचे रेडियम की पॉलिश होती है। बस ट्रक वगैरह के बीच में इंडिकेटर के रूप में भी रेडियम इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियम वो चमकता इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर 10,000 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिवता का गुण है यूरेनियम की तुलना में। यूरेनियम के जो अदृश्य विकिरण निकलेंगे वो दिखेंगे नहीं, उनमें कम मात्रा में निकलते हैं, लेकिन रेडियम में 10,000 गुना ज़्यादा एक्टिवता का गुण है। इसलिए वो ज़्यादा मात्रा में रेडियम जो है वो अदृश्य किरणों को, अज्ञात किरणों को उत्सर्जित करता रहता है। इसीलिए वो रात के अंधेरे में भी चमकता रहता है। तो उसका इस्तेमाल इसीलिए रेडियम जो अपन ने कई बार देखा है, तो वो रेडियम की खोज करने वाले कौन थे? क्यूरी दंपति। और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महंगा और बहुत इस तरह का तत्व है जो आसानी से ऐसे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इन्होंने सबसे पहले 30 टन पिथ ब्लेंड में से 2 मिलीग्राम प्राप्त किया। तो बहुत अमूल्य रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन मामूली सा भी बहुत काम का होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया यूरेनियम की तुलना में 10,000 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिवता का गुण इसके अंदर है। तो इस खोज के लिए क्यूरी दंपति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये 1898 की बात है। 96 में तो किसकी खोज हुई थी? रेडियो एक्टिवता की। किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने। और इसके 1-2 साल बाद 1898 में रेडियम की खोज हुई, जो किसने की? क्यूरी दंपति ने, जो यूरेनियम से 10,000 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिवता का गुण रखता था। अब इसमें जो रेडियो एक्टिव तत्वों में कौन सी किरणें निकलती हैं, इसको अपन एक एक्सप्लेन करेंगे रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड जो है उसने इन रेडियो एक्टिव किरणों का अध्ययन किया कि आखिर ये अज्ञात अदृश्य किरणें जो निकल रही हैं वो है क्या? कोई विकिरण ही है या कोई सूक्ष्म कण है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कोई कण है? तो इसका अध्ययन अपन ने किया। तो इसको अपन हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, रेडियो एक्टिव विकिरणों की प्रकृति एवं इसके प्रमुख गुण रेडियो एक्टिव विकिरणों की प्रकृति और उसके प्रमुख गुण। तो कैसे इस प्रकृति को, प्रकृति का मतलब
जो रेडियो एक्टिव विकिरण रेडियो एक्टिव तत्वों से निकल रही है उनकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, कैसे हैं। इस नेचर समझते हैं, जैसे आदमी है तो आदमी का नेचर आदमी जैसे गुण दिखाएगा, मनुष्य जो होता है मनुष्य गुण दिखाएगा, कुत्ता है तो कुत्ते गुण दिखाएगा, भेड़ पहचान हो जाती है ना, कुत्ते की आवाज़, कुत्ते की लैंग्वेज, कुत्ते का रहने का तरीका, उसकी पूंछ लाने का तरीका, वो उसकी प्रकृति है, इससे ये पता लगता है कि ये कुत्ता है। कोई मनुष्य अगर कुत्ते जैसी प्रकृति दिखाने लगे तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, कुत्ता है साला। तो इसी तरह से रेडियो एक्टिव विकिरणें जो निकल रही हैं उनकी प्रकृति क्या है, वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या फिर उदासीन है, या सामान्य केवल ऊर्जा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए रदरफोर्ड ने प्रयोग किया। उसने क्या किया कि इन रेडियो एक्टिव विकिरणों को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा। किस तरह से गुजारेंगे, तो विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए यहाँ पे 2 प्लेटें हमने लगा दी हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज। तो ये धनावेशित प्लेट हो गई और इधर हमने लगा दी है ये ऋणावेशित प्लेट, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र। अगर कोई आवेशित कण इसमें से गुजरेगा तो विद्युत क्षेत्र में उस पर विद्युत बल लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज गुजरेगा तो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव गुजरेगा तो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपने रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिया जिसको शीशे की मोटी दीवारों वाले पात्र में रखा। शीशे की मोटी दीवार वाले पात्र में इसलिए कि वो विकिरण जो रेडियो एक्टिव तत्व से निकल रही हैं वो सिर्फ इस विद्युत क्षेत्र से होके गुजरे, बाहर नहीं निकले। तो ये शीशे की मोटी दीवार वाला पात्र एक शीशे की मोटी दीवार वाला पात्र। तो इस पात्र में रख दिया हमने क्या, रेडियो एक्टिव तत्व। ये क्या रख दिया, रेडियो एक्टिव तत्व, RAE। RAE का मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एलिमेंट मानी तत्व होता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व हमने यहाँ रख दिया। इसको शीशे की मोटी दीवारों वाले पात्र में क्यों रखा, क्योंकि इसकी किरणें इधर नहीं निकलनी चाहिए बाहर, सब जगह से करेगा उत्सर्जन। तो अपने को केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका इफेक्ट देखना है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में से ही गुजरनी चाहिए। तो इसलिए हमने इसको शीशे की मोटी दीवारों वाले पात्र में रख दिया। तो ये हमने रख दिया रेडियो एक्टिव तत्व, RAE, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसमें जब उसने देखा तो कुछ किरणें जो होती हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं, ऋणावेशित प्लेट की तरफ। तो ये हमने दिखा दिया है कुछ ऋणावेशित प्लेट की तरफ। अब पता कैसे लगता है, चूँकि मैंने अभी बताया अदृश्य होती हैं, यानी दिखाई तो देगी नहीं। तुम सोचो कि तुम्हारे सामने निकलती हुई दिखें तो इनके टकराने से चमक आएगी। तो इन पे यहाँ पे पर्दे पे अपन ZNS जो कि प्रतिदीप्त पदार्थ होता है उसका लेप कर सकते हैं, ताकि जब टकराएं तो चमक दिखाई देगी। तो चमक दिखेगी यहाँ पे नेगेटिव प्लेट की ओर। और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं। क्या होती हैं, धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं। और कुछ किरणें ऐसी हैं जो कहीं नहीं जा रही, सीधी निकल रही। यहाँ भी एक पर्दा लगा सकते हैं ZNS लेपित, जिससे अपने को पता लग जाए कि इधर भी कोई किरणें निकल रही हैं। तो 3 टाइप की किरणें हो गई। अब इसमें कितने टाइप की किरणें दिख रही हैं तुमको, 3 टाइप की। नंबर 1, जो ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हुई। तो जो ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हुई तो कॉमन सेंस लगा सकते हो कि वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाली। क्या होनी चाहिए वो, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव चार्ज की ओर कौन आकर्षित होगा, जिसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वही तो नेगेटिव चार्ज की ओर आकर्षित होगा।
तो कुछ किरणें नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की ओर आकर्षित हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कि कुछ किरणें पॉजिटिव चार्ज वाली होती है। तो नंबर 1 प्रकार क्या हो गया? वे विकिरण जो ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं। ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं। तो जो ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं वो धनावेशित हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा? शुरू में तो उनको अल्फा विकिरण कहा, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि विकिरण नहीं है बल्कि कण है, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? अल्फा कण। क्या नाम रखा उनका? अल्फा कण रख दिया। ठीक है। दूसरा टाइप क्या है? वे विकिरण जो धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं। वे विकिरण जो धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं। तो जो धन प्लेट की ओर विक्षेपित हुई वो कैसी है? नेगेटिव चार्ज वाली। भाई पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रही है वो कैसी हैं? नेगेटिव चार्ज वाली। तो उनका नाम क्या रखा? शुरू में तो सभी को विकिरण कह रहे हैं अपन, तो बीटा विकिरण कह सकते हैं, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ ये भी कण है, द्रव्य कण, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? बीटा कण। और तीसरे प्रकार की किरण कौन सी हो गई? जो कि विद्युत क्षेत्र में कहीं भी विक्षेपित नहीं हुई, बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल गई। विद्युत क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए सीधी गुजर जाती हैं। जो विद्युत क्षेत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधी गुजर जाती है। अब विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? उस किरण पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो ना धन प्लेट की ओर विक्षेपित हुई और ना ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हुई। इसका मतलब वो क्या है? उदासीन। इसलिए उनका नाम क्या रखा? गामा किरण या गामा विकिरण कह सकते हैं। विकिरण किरण एक ही बात है। तो गामा किरण है, ये एक्चुअल में क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि ये केवल ऊर्जा है। ये केवल क्या है? ऊर्जा। अल्फा और बीटा जिनको अपन ने नाम दिया वो तो द्रव्य कण है, क्योंकि द्रव्य कण पे ही चार्ज हो सकता है। एनर्जी तो एनर्जी होती है, वो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो अगर तीनों को अपन विकिरण मान लेते तो तीनों में तीनों ही न्यूट्रल होती, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली कोई विकिरण नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों पे कोई चार्ज नहीं होता, वो तो केवल ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तरंग जैसे होती है, तरंग किसे कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा संचरण का प्रोसेस मेथड अपन तरंग कहते हैं। तो तरंग तो सिर्फ ऊर्जा है। अब चूंकि इन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पाया गया, इसलिए क्या है? ये द्रव्य कण है, इसलिए इनका नाम क्या रखा? अल्फा बीटा गामा। अब ये नाम तो एक जनरल नाम है, जैसे अपन किसी का नाम नहीं जानते, अदृश्य अज्ञात कोई चीज़ होती है तो उसका नाम नहीं रखते कि ABC रख देते हैं, कै खे गे रख सकते हैं, कि राम श्याम मोहन रख देते हैं, कि माना कि राम श्याम मोहन, ऐसे माना ये भी अल्फ़ा बीटा गामा जनरल नाम भी तो लेते हैं अपन, मैथमेटिक्स में नहीं मानते कि माना ये इसकी वैल्यू अल्फ़ा, इसकी बीटा, इसकी गामा। तो ऐसी 3 तरह की विकिरण निकली जिनका नाम क्या रख दिया? अल्फ़ा कण, बीटा कण और गामा किरण। तो अल्फ़ा बीटा गामा तो एक कॉमन वर्ड है अल्फ़ाबेट से, जैसे ABC होते हैं वैसे। तो 3 टाइप थे, इसलिए इनका नाम तीनों का अलग अलग रख दिया। अब इस चित्र में ये तो हो गए अल्फ़ा कण, चूँकि चार्ज है इसलिए कण है, ऊर्जा पे चार्ज नहीं सकता, इसका नाम क्या रख दिया? बीटा कण। और इनका नाम क्या रख दिया? गामा किरण। किरण कह दो या विकिरण कह दो, एक ही बात है। तो 3 टाइप के कण हो गए, यानी कि जो रेडियो एक्टिव तत्वों से अदृश्य अज्ञात विकिरणें उत्सर्जित हो रही हैं उनके 3 टाइप हैं।
अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण। ऐसा ही ऑब्जर्वेशन चुंबकीय क्षेत्र से भी होगा। जैसे यहाँ सेकंड चित्र में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसी को अब चुंबकीय क्षेत्र से गुजार के देखो। ऐसा नहीं केवल विद्युत क्षेत्र में ही ये प्रभाव दिखेगा, चुंबकीय क्षेत्र में भी इसी तरह का प्रभाव दिखता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में भी चुंबकीय बल लगता है। जो आवेशित कण होते हैं उन पे क्या लगता है? चुंबकीय बल लगता है। तो मैंने यहाँ पे ये वृत्ताकार घेरे के रूप में क्या दिखा दिया? चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया। ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र से भी गुजारो, वही हमने शीशे की मोटी दीवार वाले पात्र में क्या रख दिया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव तत्व रख दिया। तो यहाँ से भी वही 3 तरह की किरणें निकलेंगी। एक इधर की तरफ विक्षेपित हो गई, एक इधर की तरफ विक्षेपित हो गई, इन पे चुंबकीय बल लगेगा, और एक जिन पे कोई चुंबकीय बल नहीं लगा, वो बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल गई। इनके भी वही नाम है। तो इफेक्ट तो दोनों के अंदर है, विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी। तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें। तो यहाँ भी क्योंकि चुंबकीय बल लगता है, आगे अपन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ेंगे, बाद में चैप्टर आएगा, तो चुंबकीय बल होता है QBB। Q चार्ज होता है, आवेशित, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, और B मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता है और V वेलोसिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग बल लगता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर बल की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो देख लो, पॉजिटिव चार्ज वाला अलग डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज वाला अलग डायरेक्शन में। ये अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट साइड में। इसका मतलब साफ है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज है। तो अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या लगेगा इन पर? चुंबकीय बल। और इन किरणों पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है, इसलिए इन पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। चुंबकीय बल उन्हीं पे लगता है जिन पे क्या होता है? चार्ज होता है। Q आवेश इस पे होता है, उन्हीं पे चुंबकीय बल लगता है। जिन पे कोई आवेश नहीं, उन पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो ये बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल गई। तो दोनों इफेक्ट एक जैसे ही लगते हैं। तो इस आधार पर ये मान सकते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व से स्वतः उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की 3 प्रकृति होती हैं, जो मैंने यहाँ लिख दी है ऑलरेडी। वे जो ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हुई या चुंबकीय क्षेत्र में एक राइट साइड में विक्षेपित हुई, उनका नाम हो गया अल्फा विकिरण। चूँकि विकिरण नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, कण हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया बाद में अल्फा कण। नंबर 2, जो धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत साइड में विक्षेपित होती हैं, उनका नाम क्या रख दिया? बीटा विकिरण। वो भी नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं, इसलिए नाम क्या रख दिया? बीटा कण। और नंबर 3 टाइप क्या हो गया? जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही बिना विक्षेपित हुए सीधी गुजर जाती हैं। इसका मतलब वो उदासीन हैं, चार्ज लेस हैं, आवेश रहित हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा? गामा। तो 3 प्रकृति हो गई, अल्फा, बीटा, गामा। अब इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट नोट करने की है, गौर से देखो चित्रों को। चित्र मैंने बना दिया, लेकिन बनाने का मतलब ये नहीं है खाली नकल कर दी कि एक लकूटे इधर कर दिया और एक लकूटे इधर कर दी। अब देखो गौर से, इसमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है? इसमें क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा कण की जो हाइट है वो ज़्यादा ऊंचाई पे देखो, और बीटा कण कम ऊंचाई पे विक्षेपित हुए। दिख रहा है चित्र में? देखो दोनों चित्रों में अल्फा कण ज़्यादा ऊपर गए और बीटा कण कम ऊपर गए। इससे क्या प्रदर्शित हुआ? कौन हल्का है इन दोनों में? ये चार्ज तो दोनों पे ही है। अगर दोनों पे सेम चार्ज होता, अगर Q का मान दोनों में समान होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने किसे लगाया है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो विद्युत बल लगता है वो F बराबर होता है QE। यहाँ Q क्या है? आवेश है, और कैपिटल E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता तो हमने एक ही लगाई है,
तीनों कणों के लिए एक ही तीव्रता है, यहाँ भी तीनों कणों के लिए एक ही तीव्रता है, एक ही क्षेत्र से तो गुजर रहे हैं तीनों, तो ई का मान तो सबके लिए समान है। अब जिसके पास क्यू का मान ज़्यादा है, तो ज़्यादा कम यहाँ है नहीं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी विद्युत बल जो लगेगा वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा द्रव्यमान पे भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि गति जो होती है, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणा वेग, एम पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इन दोनों कणों में ये पता लग रहा है कि हल्का कौन है और भारी कौन है। तो पता कैसे लगेगा हल्के भारी का? इस चित्र को देख के ये बताओ कि ज़्यादा विक्षेपित कौन हुआ। देखो चित्र को, इसको देख लो चाहे इसको देख लो और बताओ कौन ज़्यादा विक्षेपित हुआ, कौन ज़्यादा घूम गया। विक्षेपित होने का मतलब क्या होता है? घूमना। कौन ज़्यादा घूमा इन दोनों में? देखो गौर से, किसकी वक्रता ज़्यादा है? सामान्य सी बात है, बीटा कणों की ज़्यादा है। ज़्यादा घूम गए ना ये, तभी तो पास में ही आ गई हो। तुरंत जो घूम जाए वो नीचे के नीचे ही रह गए, और जो कम घूमे वो ऊपर जाके मिले। तो दोनों में डिफरेंस है। विक्षेप तो दोनों का विपरीत दिशा में है, लेकिन इसका विक्षेप इसकी तुलना में इस बीटा कण का विक्षेप ज़्यादा है। ये ज़्यादा घूमे, इसका मतलब साफ है कि इन पर ज़्यादा लगा बल, और ज़्यादा लगा तो इसका मतलब बीटा कण हल्के होते हैं देन किसके? अल्फा कणों के। तो अल्फा और बीटा में बीटा कण कैसे हैं? हल्के, जबकि अल्फा कण क्या हैं? भारी हैं। तो अगर दोनों की तुलना करते हैं अल्फा कण और बीटा कण की, तो अल्फा कण बीटा कणों की अपेक्षा अधिक भारी होते हैं। कैसे पता लग रहा है? इन चित्रों को देख के देख सकते हैं। जो हल्का होगा वो जल्दी विक्षेपित हो जाएगा, और भारी होगा वो ज़्यादा बाद में विक्षेपित होगा। तो इसका मतलब साफ है कि रेडियो एक्टिव तत्वों से जो 3 प्रकार के कण निकल सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, उनमें अल्फ़ा कण बीटा कणों की अपेक्षा अधिक भारी होते हैं। और एक चीज़ इसमें नोट करने की है, नोट मानी विशेष बात। इस चित्र को देख के अपन ये सोच रहे होंगे कि अल्फ़ा बीटा कण एक साथ निकलते हैं दोनों भाईले। ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है, गलत विचार है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्ट होता है। बच्चों के क्या, टीचरों के दिमाग में भी रहता है मिसकंसेप्ट ये। वो भी कह देते हैं साहब दोनों निकलते हैं एक साथ। तो डीपली नॉलेज में अगर जाओगे तो ऐसा नहीं है, एक साथ दोनों नहीं निकलेंगे। ठीक है, या तो अल्फ़ा कण निकलेगा या फिर बीटा कण निकलेगा। चित्र में तो हमने इसलिए दिखाएं क्योंकि हमें तो प्रकृति डिफरेंस करनी है तीनों की प्रकृति को जानना है, कौन कौन से कण हैं। हम तो अध्ययन कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन लेके, इसलिए हमने तीनों एक साथ दिखा दिए। तो इसका मतलब ये गलतफहमी नहीं पालनी है कि साहब तीनों ही निकलते हैं। हाँ, गामा किरण जरूर दोनों के साथ निकल सकती है, इसकी खुली छूट है। गामा किरणों की खुली छूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से या तो अल्फ़ा कण निकलेगा, उसके साथ गामा किरण निकल सकती है, क्योंकि गामा किरण तो केवल एनर्जी है, ऊर्जा है। क्योंकि जो कण निकलेगा अल्फ़ा कण, उसके पास ऊर्जा भी होगी। बिना ऊर्जा के कोई निकल सकता है क्या? बिना ऊर्जा के कोई निकल सकता है क्या? ऊर्जा होगी तभी तो निकलेगा। तो अल्फ़ा कण जब निकलेगा तो गामा किरण साथ में आनी ही आनी है। वो तो ऊर्जा ही तो है, केवल न्यूट्रल है, उदासीन विकिरण है। और इसी तरह से बीटा कण जब निकलेगा तब भी गामा किरण निकल सकती है। तो अल्फ़ा कण और बीटा कण दोनों के साथ साथ गामा किरण निकल सकती है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों एक साथ निकल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से पहले अल्फ़ा कण निकल जाए तो नया तत्व बन जाएगा। अल्फ़ा कण निकलने के बाद एक नया तत्व बनेगा, उस नए तत्व में से हो सकता है बीटा कण निकले, फिर एक नया तत्व बन जाए। तो एक एक करके निकलेंगे, एक साथ दोनों कण नहीं निकलेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है।